हेलो बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए अध्याय पहला का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बच्चों, आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें और हमारे क्लास से जुड़े रहें। तो देखते हैं अध्याय फर्स्ट का चौथा पार्ट है आज। इसके पहले इसका 3 पार्ट और अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्लेलिस्ट या इसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक डाल दिया जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का चौथा पार्ट। देखते हैं विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या देखते हैं? विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया को उनकी प्रकृति के आधार पे रासायनिक अभिक्रिया को उनकी प्रकृति के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि उनकी प्रकृति के आधार पे कई भागों में बांटा गया है। वो भाग देखते हैं। पहला भाग क्या है? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह है। संयोजन या क्या संश्लेषण अभिक्रिया वह है जिसमें दो या अधिक पदार्थ जिसमें क्या दो या अधिक पदार्थ तद्वीय यौगिक परस्पर संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। नए पदार्थ का जो गुण है क्या होते हैं? मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। संयोजन अभिक्रिया तत्व के बीच या यौगिक के बीच हो सकती है। संयोजन अभिक्रिया क्या है? तत्व या यौगिक के बीच हो सकती है। इसमें देखते हैं ए, दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया। दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया में दो तत्व आपस में संयोग करके नए यौगिक की रचना करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया में दो तत्व आपस में संयोग करके नए यौगिक की रचना करते हैं। इसका पहला उदाहरण देखते हैं। कार्बन एवं ऑक्सीजन के बीच संयोजन। कार्बन एवं ऑक्सीजन के बीच संयोजन। कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच संयोग होने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच संयोग होने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। नियमित कार्बन डाइऑक्साइड के गुण। नियमित कार्बन डाइऑक्साइड के गुण कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के गुण से भिन्न होते हैं। नियमित कार्बन डाइऑक्साइड के गुण कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के गुण से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। देखते हैं कार्बन ऑक्सीजन क्या होते हैं? बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग। मैग्नीशियम और क्या ऑक्सीजन के बीच संयोग। मैग्नीशियम को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पे मैग्नीशियम को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। मैग्नीशियम को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पे क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। 2Mg+O2। मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? जलाते हैं तो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन को जलाने पे क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तीसरा देखते हैं। लोहा एवं गंधक के बीच संयोग। लोहा एवं गंधक के बीच संयोग। लौह चूर्ण और गंधक के मिश्रण को गर्म करने पे आयरन सल्फाइड फेरस सल्फाइड बनता है। क्या बनता है? आयरन सल्फाइड या फेरस सल्फाइड बनता है। FeS आयरन और सल्फर को क्या किए? गर्म किए तो आयरन सल्फाइड बना। क्या बना? आयरन सल्फाइड बना। एक तत्व और एक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया। एक तत्व और एक यौगिक के बीच क्या है? संयोजन अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया में एक तत्व किसी यौगिक के साथ क्या संयोग करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है। इस प्रकार की अभिक्रिया में एक तत्व किसी यौगिक के क्या है? संयोग करके एक
नए यौगिक का निर्माण करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। CO क्या हुआ? ऑक्सीजन में जल के CO2 बनाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच संयोजन। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच क्या है? संयोजन। सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग होने पे सल्फर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग होने पे क्या होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। 2SO2 O2 2SO3 क्या होता है? 2SO3। अब देखते हैं सी। दो या अधिक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया। दो या अधिक यौगिक के बीच दो या क्या है? अधिक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया। इस प्रकार की इस प्रकार की अभिक्रिया में दो या उससे अधिक यौगिक परस्पर संयोग करके दो या उससे अधिक यौगिक क्या परस्पर संयोग करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या होता है? इस प्रकार की अभिक्रिया में दो या उस दो या अधिक यौगिक परस्पर संयोग करके नए यौगिक का निर्माण करता है। कैल्शियम ऑक्साइड एवं जल के बीच संयोग। कैल्शियम ऑक्साइड एवं क्या है? जल के बीच संयोग। कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भाखड़ा चूना का निर्माण करता है तथा पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित करता है। पर्याप्त मात्रा में क्या करता है? ऊष्मा उत्सर्जित करता है। कैल्शियम ऑक्साइड और जल के संयोग करके वो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। भाखड़ा चूना का जलीय विलयन। भाखड़ा चूना का जलीय विलयन मकान की दीवारों पे सफेद रंग की पुताई करने में इस्तेमाल किया जाता है। भाखड़ा चूना का जलीय विलयन मकान की दीवारों पे पुताई करने में इस्तेमाल किया जाता है। यह वायु से CO2 का अवशोषण करके यह क्या वायु से CO2 का अवशोषण करके धीरे धीरे सफेद CaO3 में परिवर्तित हो जाता है जिससे दीवार की चमक बढ़ जाती है। जिससे क्या दीवार की चमक बढ़ जाती है। COH2 CO2 COO3 और H2O का निर्माण करता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड एवं जल के बीच संयोग। सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फर क्या है? ट्राइऑक्साइड एवं जल के बीच संयोग। सल्फर ट्राइऑक्साइड जल के साथ संयोग करके सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है? जल के साथ संयोग करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। SO3 H2O SO3 क्या? H2O H2SO4 वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है। वियोजन व अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु जिसमें यौगिक के किसी बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं। जिसमें क्या है? किसी यौगिक के अणु टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिसके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जिसके गुण क्या होते हैं? जो मूल यौगिक के गुण होते हैं उससे क्या होते हैं? बिल्कुल भिन्न होते हैं। यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है। यह अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है। यौगिक के वियोजन के फलस्वरूप यौगिक के वियोजन के फलस्वरूप बने नए पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। यौगिक के वियोजन के फलस्वरूप बने नए तत्व या यौगिक हो सकते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे कैल्शियम कार्बोनेट को क्या गर्म करने पे वह अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे अपघटित होकर कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है? अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और
कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कैल्शियम ऑक्साइड सीओ को काली चूना भी कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या काली चूना भी कहा जाता है, जिसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। काली चूना का उपयोग कहाँ होता है? सीमेंट के निर्माण में होता है। पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन। पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पे वह पोटेशियम क्लोराइड को क्या होगा? गर्म करने पे वह अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। पोटेशियम क्लोरेट को पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पे वह अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। और क्या होता है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। फेरस सल्फेट का अपघटन। फेरस सल्फेट का अपघटन एक क्वेश्चन नली में हल्के हरे रंग के फेरस सल्फेट के एक क्वेश्चन नली में हल्के हरे रंग के फेरस सल्फेट के रवे लेकर बर्नल की सहायता से गर्म करते हैं। एक क्या करते हैं? क्वेश्चन नली में हल्के हरे रंग के फेरस सल्फेट के रवे को लेकर बर्नल की सहायता से गर्म करते हैं। जैसा कि चित्र 1.4 में चित्र यहाँ पे हम फेरस सल्फेट को रवा जल बाष्पित होकर फेरस सल्फेट क्या है? रवा जल बाष्पित होकर निकल जाता है। रवा जल क्या होता है? बाष्पित होकर निकल जाता है, जिससे फेरस सल्फेट का हरा रंग गायब होता है। जिससे क्या होता है? फेरस सल्फेट का हरा रंग जो होता है वह गायब होता है। बाद में अनाद्र FeSO4 बाद में क्या है? अनाद्र FeSO4 अपघटित होकर भूरे रंग का ठोस फेरिक ऑक्साइड भूरे रंग का क्या है? ठोस फेरिक ऑक्साइड बनाता है तथा सल्फर डाइऑक्साइड तथा क्या डाइऑक्साइड एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और क्या होते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। सल्फर डाइऑक्साइड बनने के कारण क्वेश्चन नली से निकलने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड बनने के कारण सल्फर डाइऑक्साइड बनने का क्या है? क्वेश्चन नली से निकलने वाली गैस में सल्फर के जलने जैसी गंध होती है। सल्फर क्या जलने जैसी गंध होती है। वैद्युत अपघटन क्या है? वैद्युत अपघटन कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पे वह अपघटित हो जाती है। कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पे वह क्या होती है? अपघटित हो जाती है। इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पे और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पे मुक्त होती है। धातु कैथोड पे धातु क्या होती है? कैथोड पे ऑक्सीजन और क्लोरीन क्या होती है? एनोड पे मुक्त होती है। उदाहरण के लिए द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन। द्रवित सोडियम क्लोराइड क्या है? वैद्युत अपघटन द्रवित सोडियम क्लोराइड से होकर द्रवित क्या है? सोडियम क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पे द्रवित सोडियम क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पे सोडियम क्लोराइड अपघटित हो जाता है। सोडियम क्लोराइड क्या अपघटित हो जाता है। इससे क्या है? सोडियम धातु कैथोड पे और क्लोरीन गैस एनोड पे मुक्त होती है। सोडियम धातु कहाँ? कैथोड पे और क्लोरीन गैस एनोड पे मुक्त होती है। द्रवित एल्यूमीनियम ऑक्साइड का वैद्युत अपघटन। द्रवित क्या है? एल्यूमीनियम ऑक्साइड का वैद्युत अपघटन। द्रवित एल्यूमीनियम ऑक्साइड द्रवित क्या है? एल्यूमीनियम ऑक्साइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पे यह अपघटित हो जाता है। वह क्या होता है? अपघटित हो जाता है। एल्युमिनियम धातु कैथोड पर मुक्त होती है। एल्युमिनियम धातु क्या है? कैथोड पर मुक्त होती है, जबकि ऑक्सीजन गैस एनोड पे। एल्युमिनियम धातु कहाँ? कैथोड पे, जबकि ऑक्सीजन गैस कहाँ? एनोड पे मुक्त होती है। जब 2Al2O3 को विद्युत धारा से गुजारते हैं तो 4Al और कहाँ? कैथोड पे और O2 कहाँ? एनोड पे मुक्त होती है। जल का वैद्युत अपघटन। जल का वैद्युत अपघटन जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पे जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पे जल अपघटित होकर जल क्या है? अपघटित होकर H2 और O2 देता है। क्या देता है? H2 और O2 देता है। H2 गैस कैथोड पर H2 गैस कहाँ? कैथोड पे और O2 गैस
एनोड पे मुक्त होती है। H2 गैस कैथोड पे, O2 गैस एनोड पे मुक्त होती है। विद्युत धारा H2O को कहाँ, कैथोड पे H2O और एनोड पे पर O2। इसके लिए एक क्रियाकलाप देखते हैं हम। प्लास्टिक का एक मग लेकर उसकी पेंदी में 2 छेद करें। प्लास्टिक का क्या है, मग लेकर उसकी पेंदी में 2 छेद करें। इन दोनों छेदों में जब भी हम लोग कोई क्रियाकलाप करेंगे तो घर पे तो कोशिश करें कि ना इससे प्रयोग करें, और प्रयोग भी करें तो किसी एक्सपर्ट की सहायता से करें। इन दोनों छेदों में ग्रेफाइट कार्बन के एक एक क्षण, एक एक इलेक्ट्रोड पुराने सूखे सेल से निकालकर भी डाल सकते हैं, प्रविष्ट करा दें। कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोड डालते हैं। इलेक्ट्रोड कहाँ से लाएंगे, तो पुराने हमारे यहाँ सूखे सेल, जो छोटी पेंसिल बैटरी या बैटरी होती है उससे निकाल सकते हैं। दोनों छेद को मोम लगाकर सील करें। मोम कर दें, क्या होगा, ताकि जल अवरुद्ध है। दोनों से जो छिद्र है उसे क्या कर देंगे, सील कर देंगे। अब मग में जल से लगभग आधा भर देंगे। मग में क्या करेंगे, जल आधा भर देंगे। जल की सतह इलेक्ट्रोड के ऊपर होनी चाहिए। जल की जो सतह इलेक्ट्रोड से क्या है, ऊपर होनी चाहिए। अब दो आंशिक प्रणालियों में पूर्णतः जल भरकर उसके मुंह को अंगूठे से बंद करके रखते उलट कर इलेक्ट्रोड के ऊपर रख देंगे। अब क्या करेंगे, दो प्रणाली को उनके मुंह को अंगूठे से बंद करके उलट कर इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या कर देंगे, रख देंगे। अब दोनों इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे। दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे। जल में सल्फ्यूरिक अम्ल की 2-3 बूंद डाल दें। जल में क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल की, जल में सल्फ्यूरिक अम्ल की 2-3 बूंदे डाल देंगे। अब बैटरी को चालू कर दें। बैटरी को चालू करने के बाद क्या करें, जल से होकर विद्युत धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाएगी। जल से होकर विद्युत धारा क्या होगी, प्रारंभ हो जाएगी। संपूर्ण उपकरण को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दें। संपूर्ण उपकरण को क्या करेंगे, कुछ देर के लिए स्थिर छोड़ देंगे। अब हम पाएंगे कि इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या है, गैस जैसे छोटे छोटे बुलबुले निकल रहे हैं। इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होता है, गैस जैसे छोटे छोटे बुलबुले निकल रहे हैं। एवं गैस प्रणालियों में क्या, जल के अपक्षेप द्वारा एकत्र हो रही है। प्रणालियों में अधिक मात्रा में गैस एकत्र हो जाने पे प्रणालियों में गैस के अधिक मात्रा में एकत्र हो जाने पे वह पाए कि दोनों प्रणाली गैस का आयतन एक समान नहीं है। दोनों प्रणाली क्या, गैस का आयतन एक समान नहीं है। एक प्रणाली में गैस दूसरी की अपेक्षा दुगनी है। एक प्रणाली में गैस क्या है, दूसरी की अपेक्षा दुगनी है। क्योंकि जल में आयतन के विचार से 2 भाग हाइड्रोजन एवं 1 भाग ऑक्सीजन होता है। 2 भाग क्या है, हाइड्रोजन, और 1 भाग ऑक्सीजन होता है। अब एक एक करके दोनों प्रणाली के मुंह को अंगूठे की सहायता से जल के अंदर ही बंद करके बाहर निकालेंगे। इसकी जांच करेंगे। एक जलती हुई सांठी लेकर बारी बारी से दोनों प्रणाली के मुंह के निकट ले जाएंगे। एक जलती हुई सांठी लेकर क्या करेंगे, दोनों प्रणालियों के मुंह के ऊपर ले जाएंगे। आप देखेंगे कि दोनों आयतन वाली गैस क्या है, पॉप की आवाज के साथ जल उठेगी। दोनों क्या है, पॉप की आवाज के साथ जल गया और सांठी बुझ जाएगी। अतः यह गैस हाइड्रोजन है। यह गैस क्या है, हाइड्रोजन है। अब दूसरी प्रणाली के मुंह के पास जलती हुई सांठी ले जाएंगे। दोनों दूसरी प्रणाली क्या, जलती हुई सांठी ले जाएंगे तो गैस नहीं जलती है। गैस में क्या नहीं जलती है, किंतु सांठी को और अधिक प्रज्वलित कर देती है। सांठी को क्या कर देगी, और अधिक जला देगी। इससे पता चलता है कि इसमें ऑक्सीजन गैस है। जहाँ गैस जलेगा तो हाइड्रोजन है, और जहाँ उस सांठी सही से जलेगी तो वहाँ ऑक्सीजन है। वैद्युत अपघटन के उपयोग, धातुओं के ऑक्साइड या क्लोराइड से धातु का निष्कासन करेंगे। वैद्युत अपघटन को क्या करते हैं, धातु के ऑक्साइड या क्लोराइड से धातु का निष्कासन करने में करते हैं। अब एकल विस्थापन अभिक्रिया, यह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल
विस्थापन अभिक्रिया। एकल क्या है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन। किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन। जब लोहे की कांटे को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाल दिया जाता है। जब लोहे की कांटे को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाल दिया जाता है, तब कॉपर सल्फेट के कॉपर को विस्थापित करता है। तब लोहा क्या है? कॉपर सल्फेट को विस्थापित होता है। जैसे Fe और CuSO4 जब डालेंगे तो FeSO4 और Cu, यहाँ कॉपर क्या हो गया? विस्थापित हो गया। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग गायब होता है और FeSO4 बनने के कारण FeSO4 बनने के कारण विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है। विलयन का रंग क्या है? हल्का हरा हो जाता है। इसके अतिरिक्त लोहे की सतह के ऊपर हल्का लाल भूरा रंग का कॉपर की परत जमा हो जाती है। इसके अतिरिक्त क्या? लोहे की सतह के ऊपर हल्के लाल भूरे रंग के कॉपर की परत जमा हो जाती है। इस विस्थापन अभिक्रिया होने के कारण यह कि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है। जब तांबा की एक प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के साथ जलीय विलयन में डाला जाता है, तब सिल्वर कॉपर द्वारा विस्थापित होता है। जब सिल्वर क्या होता है? कॉपर द्वारा विस्थापित होता है। जैसे Cu2Ag CuNO3 2Ag। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील होता है। सिल्वर की तुलना में क्या है? कॉपर अधिक क्रियाशील होता है। जिंक के एक टुकड़े को कॉपर को सल्फेट के विलयन में डालने पे कॉपर सल्फेट से कॉपर को जिंक विस्थापित करता है। जिंक के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पे कॉपर सल्फेट से जिंक के विस्थापन कर देता है। ZnCuSO4 और Cu। इस अभिक्रिया के कारण जिंक की सतह पे हल्के लाल रंग के कॉपर की परत जमा हो जाती है और रंगहीन जिंक सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। रंगहीन बनने के कारण क्या होता है? कॉपर का रंग गायब होता है। इस अभिक्रिया से यह सिद्ध होता है कि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। जिंक क्या है? कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। उदाहरण के लिए कम क्रियाशील अधातु का उसके यौगिक से विस्थापन। सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पे सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन बनते हैं। सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पे सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन बनते हैं। विलयन में क्या है? ब्रोमीन उत्पन्न हो जाने के कारण विलयन का रंग भूरा आता है। विलयन में क्या है? ब्रोमीन उत्पन्न होने के कारण विलयन का रंग भूरा आता है। जैसे 2NaBr Cl2 2NaCl और Br। पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पे पोटेशियम क्लोराइड KCl एवं आयोडीन H2 बनता है। विलयन में आयोडीन उत्पन्न होने के कारण विलयन का रंग बैंगनी होता है। 2KKlCl2 2KCl और L। इससे यह अभिक्रिया से स्पष्ट होता है कि ब्रोमीन और आयोडीन की अपेक्षा क्लोरीन अधिक क्रियाशील है। क्रियाशील धातुओं द्वारा अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन। क्रियाशील क्या है? धातुओं द्वारा अम्ल का हाइड्रोजन से विस्थापन।
सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के तनु विलयन में जिंक का एक टुकड़ा डालने पे जिंक का एक टुकड़ा डालने पे हाइड्रोजन गैस निकलती है तथा विलयन में जिंक सल्फेट के शेष रह जाते हैं। क्या है? विलयन में जिंक सल्फेट शेष रह जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के अतिरिक्त Zn धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल के अतिरिक्त Zn धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फॉस्फेरिक अम्ल H3PO4 और एसिटिक अम्ल से भी हाइड्रोजन को विस्थापित करती क्या करती है? से भी हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? उभय विस्थापन अभिक्रिया देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? उभय विस्थापन अभिक्रिया देखेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।